नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। आईआईटी मद्रास के हॉस्टल में एक और छात्र का शव मिला है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। मृतक छात्र महाराष्ट्र का था, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। आईआईटी मद्रास में 4 महीने में चौथी घटना से हड़कंप समझ गया है। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में 32 साल के छात्र ने आत्महत्या की थी। इससे पहले मार्च में 3rd ईयर के छात्र ने आत्महत्या की थी। 20 साल का एक छात्र आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। फरवरी में भी महाराष्ट्र के एक छात्र ने आत्महत्या की थी। ये समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर केंद्र मंत्रालय की तरफ से एक बैठक भी हुई और मनोवैज्ञानिक स्तर पर छात्रों की मदद के लिए काउंसलर्स का होना भी नियुक्त करने की बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और बड़ी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कल पुंछ के सेना बता दें एक वाहन पर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों को आशंका है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हाथ है और इस आतंकी हमले के विरोध में जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुंछ हमले में शहीद हुए पंजाब के 4 जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। बहुत दुखदायक खबर कल रात मिली। 5 जवान जिहड़े ने शहीद होए, जिन्हां चों उड़ीसा तो सी, 4 पंजाबी योधे सी। सो आज़ादी लियाउण दे विच भी 90% योगदान साडा ते आज़ादी नूं कायम रखण दे विच भी साडे योधे जिहड़े ने वो बार्डरां ते राखी कर रहे साडे। ते चारे जिहड़े शहीद होए ने साडे कोले सारी डिटेल आ गई। करना उन्हां कोले परिवारां कोले जाके भी आवांगे। 1 करोड़ रुपया जिहड़ा कि साडा जिहड़ा सरकार वालों डिसाइडेड है। तो शहीदों के घरों में तो जाहिर तौर पर मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जवानों की शहादत से हर किसी की आंखें नम हैं और परिवार के लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। जो आपको बता दें 5 जवान शहीद हुए, उनमें से 4 पंजाब के हैं और 1 उड़ीसा के हैं। और इस हमले में लुधियाना के हवलदार मनदीप सिंह, गुरदासपुर के सिपाही हरकिशन सिंह, मोगा के लांस नायक कुलवंत सिंह, बठिंडा के सिपाही सेवक सिंह और उड़ीसा के पुरी जिले के लांस नायक देवशीष शहीद हुए हैं। मेरे को पता चला तकरीबन शाम को 7 बजे। अच्छा जी। मेरी मेजर सरदार से बात हुई थी जी। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट हो गया है। उसमें हवलदार मनदीप सिंह शहीद हो गए। बोले कि 11 बजे उधर से रजौरी मिलिट्री हॉस्पिटल से निकलेगी गाड़ी, उनको डेड बॉडी लेके तो तकरीबन 8 बजे के आसपास शाम को पहुंचेगी। कल शाम को पता चला कि वो उधर कोई उसके घटना वापर गई, वो शहीद हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, एक लड़का छोटा, एक छोटी बच्ची है सर। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा भी जो भी शहीद हुआ है उसके परिवार को जो भी उसकी रक्षा की जाए, जो भी उसकी सहायता की जाए और जो जिसने भी ये काम किया उसको शहीद किया उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरी भी ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਗੱਡੀ 5 ਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ शहीद ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਜ਼ਖਮੀ ਆ। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सत्यपाल मलिक से पूछताछ सीबीआई कर सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। भ्रष्टाचार के 2 मामलों में ये पूछताछ होगी। सत्यपाल मलिक से 27 से 28 अप्रैल को होगी पूछताछ और सीबीआई हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है।
अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने किया था दावा कि 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश थी। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सेंगर के पास, वो हमें जानकारी देंगे। मुकेश, तो क्या जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से ही कि सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई? देखिए, सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि वो सत्यपाल मलिक से पूछताछ कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है और सत्यपाल मलिक ने खुद ये कहा है कि उनसे 28 अप्रैल को दिल्ली में पूछताछ होगी। दरअसल उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो वहाँ पर उनको 2 अलग अलग मामलों में 300 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। इनमें जो एक फाइल थी वो एक आरएसएस के नेता की थी, जबकि दूसरी फाइल जो है वो अनिल अंबानी की थी, जिसमें रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी है उसको लेकर थी। दरअसल जो पहला मामला है जिसमें रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो मामला है उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर के राज्य कर्मचारी हैं उनकी जो स्वास्थ्य जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी वो रिलायंस के पास थी और ये उसमें एलिगेशन लगा कि उसमें अनियमितता के आरोप हैं और उसी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए सत्यपाल मलिक का यह दावा है कि 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। दूसरी जो फाइल है वो जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजना को लेकर थी और इसमें ये एलिगेशन है कि जो टेंडरिंग हुई उस टेंडर प्रोसेस में जो अनियमितता है वो बरती गई और बिना ई टेंडर के जो है ये लोगों को टेंडर दे दिए गए। तो इन दोनों मामलों में 150 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश हुई थी, ऐसा दावा है सत्यपाल मलिक का। और उसी को लेकर सीबीआई ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए थे। जो पहला केस है वो रिलायंस के खिलाफ दर्ज हुआ था और जो दूसरा केस है वो राज्यों के जो कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर के जल विद्युत परियोजना के, उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। तो इन दोनों केसों में अब जो सत्यपाल मलिक हैं उनसे 28 अप्रैल को पूछताछ हो सकती है। हालांकि सीबीआई के अधिकारी अभी फिलहाल इसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश में कई घटनाएं हो रही हैं लेकिन सच्चाई के सामने ना आए इसकी भी पूरी कोशिश हो रही है। और उनका यही कहना है कि पुलवामा के मामले में उन्होंने कहा कि जांच का क्या हुआ। आइए सुनते हैं। त्यांनी काही गोष्टी देशाच्या समोर मांडल्या, त्याची एक गोष्ट पुलवामा या ठिकाणी भारतीय सैनिकांच्यावर जो हल्ला झाला त्याच्यामध्ये 40पेक्षा अधिक जवान अधिकारी हे मृत्युमुखी पडले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर एक हाई लेवल बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। सूडान में करीब 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सुरक्षा पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने सूडान के पड़ोसी देशों से भी संपर्क बनाए रखने को कहा है। इस हाई लेवल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच चल रही लड़ाई से हालात खराब हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में के साथ कई और इलाकों में अब तक एक भारतीय समेत 400 से ज्यादा लोगों एक भारतीय की वहां पर मौत हुई थी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुबह एक निलंबित वकील ने एक महिला पर फायरिंग कर दी। राधा नाम की इस महिला और एक मुंशी को गोली लगी और इन दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। फायरिंग करने वाले कामेश्वर सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट परिसर में क्यों गोली चली, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का साकेत कोर्ट एक नहीं बल्कि 4 गोलियों से सुबह 10:30 बजे दहल उठा। साफ तौर पर दिख रहा है कि एक वकील और महिला के बीच पहले कहासुनी होती है, फिर वकील ने एकाएक गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली चलाने वाले शख्स की पहचान कामेश्वर सिंह के तौर पर हुई है। पता चला है कि 2 साल के लिए इसको प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया गया था। आरोपी की गोली से घायल महिला की पहचान एम राधा के तौर पर हुई है। इनके बीच पैसों के लेन देन का विवाद था। इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है
वो भी मीडिएशन के पर्पस के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफ़ी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड विक्टिम को हमारी लगी है। एम राधा नाम की विक्टिम है, विक्टिम को लगी है, और 1 राउंड फायर एक वकील का मुंशी है उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर है, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन अदालत परिसर के अंदर गोली चलने की घटना से कोर्ट की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं कि लॉयर्स चैम्बर, जिसके बाहर एक वकील जो है उसने तकरीबन 10:30 बजे राधा नाम की एक महिला के ऊपर में यहीं पर फायरिंग किया। ये जो वकील है ये बताया जा रहा है कि कामेश्वर सिंह इसका नाम है, और इसी जगह पर उसने तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोलियां राधा को लगी। ये बताया जा रहा है कि 2022 में राधा झा को उसने 25 लाख रुपए दिए थे, और उसके बाद में कुछ पैसे का विवाद हुआ, और फिर उसने जो राधा है उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया 2022 में, और उसके बाद ये पूरा केस जो है इसी साकेत कोर्ट में चल रहा था। आज उसी की जो पेशी थी उसी में राधा आई हुई थी, और जैसे ही राधा आई यहाँ पर उस वकील के साथ में पहले बहस हुई, कहासुनी हुई, और उसके बाद में उस आरोपी वकील ने तकरीबन 5 राउंड गोलियां यहीं पर चलाई। राधा यहाँ से फिर भागी और बचने की कोशिश किया उसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी पुलिस ने हालांकि इसको बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ से राधा ने भागने की कोशिश की उस जगह से, और उसके बाद में उसको फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर ट्वीट करके सवाल खड़े किए। दरअसल साल भर पहले गोली चलाने वाले आरोपी वकील कामेश्वर सिंह ने राधा नाम की महिला पर 25 लाख रुपए लेने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस केस में ये महिला अपनी तारीख पर आई थी। इस मामले में पीड़ित महिला के वकील राजेंद्र झा का आरोप है कि कामेश्वर सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है, और वो बहुत पहले से उसे धमकाता रहा है। क्रिमिनल हिस्ट्री है, धमकी दे रहा है, उनकी डिमांड की कोई कीमत नहीं है। अच्छा, हमेशा बोलते रहता था मार दूंगा मार दूंगा। वो सस्पेंडेड है। वो भी एक पहले जो वकील था उनका मकान कब्जा कर रखा था, उन्होंने कंप्लेन किया था, तो बार काउंसिल ने उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। फिलहाल साकेत कोर्ट की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। गिरफ्तार हुए कामेश्वर सिंह से भी पूछताछ चल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उड़ीसा से। उड़ीसा में एक बुजुर्ग महिला को पेंशन के लिए कई किलोमीटर तक कड़ी धूप में पैदल बैंक जाना पड़ा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस वीडियो को शेयर कर ट्वीट किया कि हम देख रहे हैं कि बैंक मैनेजर इस पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन डीएफएस और एसबीआई भी इंसानियत दिखाते हुए कदम उठाए। क्या आपके बैंक मित्र नहीं हैं? तस्वीरों में तपती धूप में बुजुर्ग महिला पेंशनर नंगे पैर कुर्सी के सहारे जाते हुए दिख रही हैं। वित्त मंत्री ने ट्वीट के जवाब में स्टेट बैंक ने कहा है कि बुजुर्ग महिला की उंगलियां टूटी हुई थी, इसलिए उन्हें पेंशन निकालने में मुश्किल हो रही थी। अब उन्हें हर महीने घर पर ही पेंशन मिल जाएगी। स्टेट बैंक ने बुजुर्ग महिला पेंशनर को एक व्हील चेयर देने का फैसला भी किया है। देश में ईद कल मनाई जाएगी। आज ईद का चांद नजर आ गया। इससे पहले आज दिन में देश भर में जुमे की अलविदा की नमाज अदा की गई। रांची, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ समेत देश के कई शहरों में आज ईद का चांद नजर आया है, और ईद से पहले आज बाजारों में भी जबरदस्त रौनक और खरीदारी करते लोग नजर आए। मरकजी चांद कमेटी फ्रेंगी लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 21 अप्रैल 2023 को कई शहरों में चांद देखा गया है, चांद की तस्दीक हो गई है। लिहाजा कल
यानी 22 अप्रैल 2023 को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा और ईदगाह लखनऊ में ईद उल फित्र की नमाज सवेरे 10 बजे होगी। मैं इस मौके पर तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज गुरु अंगद देव जी का प्रकाश उत्सव भी है और इस मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के चारों ओर आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिला। रोशनी से जगमगाया स्वर्ण मंदिर। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।